एपिसोड नंबर 1 to 10। वैभव जब छोटा था तब उसका माता पिता का निधन हो गया था और तब से वैभव अपने चाचा और चाची के साथ रह रहा है, जिन्होंने वैभव की देखभाल अपने बच्चे जैसे कर रहा है। ऐसा लगता है कि वैभव उसका असली बेटा है और वैभव को कभी भी माता पिता का कमी नहीं होने दिया। जब वैभव पहली बार परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था तो उसका चाचा चाची बहुत खुश हुए थे, इसलिए वैभव कड़ी मेहनत की और उसके बाद हर बार प्रथम स्थान प्राप्त किया। जब वैभव 16 साल का हुआ तो उसका चाचा और चाची दूसरे शहर में चले गए, इसलिए वैभव अपने नए स्कूल के छात्रावास में रहने लगा। वैभव की कक्षा में एक लड़की थी और वह बहुत सुंदर थी। उसका नाम शिल्पा था। वैभव को लगता था कि शिल्पा से वैभव को प्यार हो गया था, लेकिन वैभव अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त करने वाला नहीं था, इसलिए वैभव अपने मन की भावनाओं को शिल्पा से नहीं कहा और अपने चाचा और चाची को खुश करने के लिए वैभव अपने पिछले स्कूल की तरह ही कड़ी मेहनत से पढ़ाई की। लेकिन जब वैभव अपने नए स्कूल में रैंक 1 हासिल किया और दूसरे की तुलना में वैभव पढ़ाई एक तेज लड़का था, वैभव बहुत खुश हुआ था जब उसने अपने नए स्कूल में रैंक 1 हासिल किया। वैभव की कक्षा में सबसे सुंदर लड़की शिल्पा ने एक दिन अध्ययन संबंधी मदद के लिए संपर्क किया। वैभव बहुत खुश था कि शिल्पा ने अध्ययन संबंधी मदद के लिए संपर्क किया है। फिर शिल्पा को अध्ययन संबंधी से वैभव उसकी मदद करता था और हर दिन अध्ययन समझाने के बाद थोड़ी समय के लिए हंसी मजाक भी किया करते थे और वैभव को लगा कि उसका जीवन परिपूर्ण है। लेकिन एक दिन वैभव की कक्षा के 3 लड़के अचानक स्कूल के बाद वैभव के पास आए। उन्होंने वैभव को शिल्पा के साथ बातचीत बंद करने की धमकी दी या वे उसे स्वर्गलोक पहुंचा देंगे। बेशक वैभव पहले तो उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन एक और हफ्ते के बाद जब वैभव स्कूल से घर जा रहा था तो एक वैन अचानक उसके पास आकर रुक गई और वैभव अपहरण कर लिया गया। वे वैभव को किसी सुनसान जगह पर ले गए और उन्होंने वैभव पीटा, लेकिन उन्होंने उसे उन जगहों पर दर्दनाक चोट पहुंचाई जो कपड़े पहनने के बाद नहीं देखे जा सकते। जिन लोगों ने वैभव को पीटा वे वैभव की कक्षा के 3 लड़के और वैन चलाने वाले 2 एक व्यक्ति थे। उन्होंने एक बार फिर वैभव को धमकी देते हुए कहा कि अगर तुम शिल्पा के साथ बातचीत करता रहा तो तुम्हारे चाचा और चाची को तुमको घर से बाहर निकाल देने के लिए परेशान करेंगे और उन्हें भी परेशान करेंगे। वह लोग वैभव को चेतावनी देने के बाद फिर वैभव को जहां से अपहरण किया था वहीं लाकर छोड़ देता है। दूसरे दिन स्कूल में वैभव शिल्पा से कहता है कि शिल्पा तुम मुझसे बात करना बंद कर दो क्योंकि मैं अपने मामलों के कारण अपने चाचा और चाची को परेशान नहीं करना चाहता। वे पहले से ही अपने 2 बच्चों के प्यार को मेरे साथ बांट रहे हैं और मैं अपनी बातों की वजह से उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहता। वैभव शिल्पा से बातचीत बंद करने के बारे में कहकर फिर वह वहां से चला गया। वैभव अपने चाचा और चाची को अपनी चोटों के बारे में कुछ नहीं बताया था क्योंकि वैभव नहीं चाहता था कि वे उसकी वजह से चिंता करें। लेकिन एक हफ्ते बाद शिल्पा अचानक वैभव के घर आ गई। दूसरी तरफ ए बिग मैंशन में बॉस कपूर, जो लगभग 18 साल की उम्र में दिखता था, एक राजा के आकार के बिस्तर पर लगभग 30 साल की महिला के साथ मस्ती कर रहे थे। पलंग के पास एक छोटी सी मेज थी और उस पर एक टेलीफोन था जो बजने लगा। ट्रिरिंग ट्रिरिंग। फोन लेने के लिए हाथ बढ़ाने से पहले कपूर रुक गया और टेबल की दिशा की ओर बढ़ गया। जो कुछ भी है यह महत्वपूर्ण है, अब बोलो, कपूर खराब मूड में बोला क्योंकि वह अपने मस्ती के घंटों के दौरान उत्तेजना में था। फोन के दूसरी तरफ से एक आदमी की कर्कश आवाज आई, बॉस कपूर, मैडम शिल्पा एक छोटे से बैग के साथ उस लड़के के घर गई। हम नहीं जानते कि उसका उससे मिलने का उद्देश्य क्या है। हमें क्या करना चाहिए? उस कमीने, मैं उसके बारे में सुनकर थक गया हूँ। कल उस कमीने का अपहरण कर लो और उसे मार डालो, मैं पुलिस और मीडिया को संभाल लूँगा। रुको, उसे सीधे मत मारना, उसे मारने से पहले उसे कष्ट देना। उद्धरण चिन्ह। ठीक है साहब, टेलीफोन की दूसरी तरफ से कहा। वैभव के घर के पास कहीं एक पागल आदमी सिर हिलाते हुए बुदबुदाया, बॉस सीधे इस बार मारने के लिए कह दिया है। नमस्कार, मेरा नाम रोजी है। मैं एक बार फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ आपके बीच एक महत्वपूर्ण समाचारों के साथ। आज सुबह एक 16 वर्षीय लड़के का शव नेशनल हाई स्कूल के पीछे छोड़े गए गोदाम में मिला था। उसके शरीर पर बहुत सारे जख्मों के निशान था,
ऐसा लगता है कि उनकी मृत्यु से पहले उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटा गया होगा। वर्तमान में पुलिस अपराधियों को खोजने की पूरी कोशिश कर रही है। 5 घंटे पहले नेशनल हाई स्कूल के पीछे सुनसान गोदाम में एक बुरी तरह से घायल लड़का पूरे शरीर पर खून से लथपथ फर्श पर पड़ा था। उसके नाखून खोदे गए थे, बाल खींचे गए थे और उसके चेहरे और शरीर पर कई कट के निशान थे। घटना से पहले वैभव के सामने समान उम्र के 3 अन्य लड़के थे, जबकि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोग वैभव के पीछे खड़े थे। वे 2 यंग लड़के थे। वैभव ने धीरे और कमजोर स्वर में कहा, क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मैंने वही किया जो तुमने मुझे बताया और उससे बात करना बंद कर दिया, तो क्यों? समूह के लड़कों में से एक ने चिल्लाते हुए कहा, हमने आपको उससे दूर रहने के लिए कई बार कहा था। आप उसकी पहचान जानते हैं। वह बॉस कपूर से जुड़ी हुई है, हालांकि वह ये नहीं जानती, यह उनके माता पिता द्वारा तय किया गया था। काफी समय पहले। उद्धरण चिन्ह। एक अन्य लड़के ने उपहास के साथ कहा, लेकिन बॉस कपूर ने तुम्हें मारने के लिए कहा है। वह कल की बात थी। बॉस कपूर को पता चला कि शिल्पा कल स्कूल के बाद तुम्हारे घर आई थी, और कौन जानता है कि तुम दोनों ने अपने घर में क्या किया होगा। उद्धरण चिन्ह। अपने पूरे शरीर और चेहरे पर दर्द सहते हुए बोलते हुए वैभव के आंसू छलक पड़े। हमने कुछ नहीं किया, मैंने उसे आमंत्रित भी नहीं किया था। मैंने उसे पिछले हफ्ते स्कूल में मुझसे बात करना बंद करने के लिए भी कहा था, इसलिए उसने कभी बात नहीं की। पिछले हफ्ते से मेरे पास और मेरे घर आने का कारण ये था कि वह उस किताब को वापस करना चाहती थी जो मैंने उसे कुछ हफ्ते पहले दी थी। तो क्या? हा, अब तुम्हारी किस्मत पर मुहर लग गई है। बॉस कपूर ने हमें तुम्हें मारने के लिए कहा, और यह अंतिम है। बस अपने आप को दुर्भाग्यपूर्ण समझो कि तुम हमारे हाथों मरोगे। हा। वैभव की आंखों में दर्द, निराशा, अनिच्छा और क्रोध था जब उनका निधन हो गया। लेकिन वैभव के भाग्य में कुछ और ही लिखा था। वैभव की आंखों में दर्द, निराशा, अनिच्छा और क्रोध था जब उनका निधन हो गया। लेकिन वैभव के भाग्य में कुछ और ही लिखा था। ये जगह कहाँ है? मैं कुछ नहीं देख सकता। ओह, मुझे याद आया, मैं उन कमीनों द्वारा मारा गया था। क्रूर, वे कितने क्रूर थे। तो यह वह जगह है जहां लोग मौत के बाद जाते हैं। इतना अंधेरा क्यों है? रुको, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। वैभव, अरे यार, क्या कर रहे हो यार? तुम इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में क्यों सो रहे हो? यार उठो, जल्द ही तुम्हारी बारी होगी। अरे तुम्हें क्या हो गया है? वैभव अपने भ्रमित विचारों के बीच अपनी आंखें खुली। अरे भाई, तुम आखिरकार जाग गए, जल्द ही तुम्हारी बारी आएगी। वैभव उस आवाज की ओर मुड़ा जो वैभव की दाहिनी ओर से आई थी। नीले बालों वाला एक लड़का वैभव के सामने हाथ लहरा रहा था। अरे भाई, क्या तुम ठीक हो? तुम बीमार लग रहे हो। देखो, उस आदमी के ठीक बाद तुम्हारी बारी आएगी, इसलिए ध्यान दो और घबराओ मत। नीले बालों वाला लड़का ने वैभव से कहा। वैभव ने आंखें मली और चारों ओर देखा। कई लड़के और लड़कियां हॉल के बीच में चबूतरे को घेरे हुए थे और मंच के बीच में एक छोटा सा तालाब था। तालाब के अंदर रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं। लाल, नीली, काली, पीली आदि कई रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं। एक अधेड़ उम्र का आदमी तालाब के पास खड़ा था जिसने अजीब खुदा हुआ पैटर्न वाला एक अजीब कपड़े पहना था। अपने हाथ में कागज को देखते हुए वह तेज आवाज में बोला, इलियास। करीब 16 साल का एक लड़का एक तरफ से निकला और उत्साह से मंच पर चला गया। अधेड़ उम्र का आदमी इलियास को तालाब के बीच में खड़े होने का इशारा करता है, और इलियास तालाब के बीच में जाकर खड़ा हो गया। तालाब की पानी इलियास के घुटनों तक पहुंच रहा था। 1 मिनट तालाब के बीच में खड़े रहने के बाद 2 मछलियां, एक लाल और एक हरी, इलियास के चारों ओर तैरने लगीं। धीरे धीरे लाल मछली चमकने लगी जबकि हरी मछली वही रहने लगी। 10 सेकंड के बाद लाल मछली ने चमकना बंद कर दिया, जिसने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को एक बार फिर तेज आवाज में बोले, इलियास, मिडिल ग्रेड फायर एफिनिटी और लो ग्रेड वुड एफिनिटी। परिणाम सुनकर आसपास के लोग फुसफुसाने लगे, लेकिन इससे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि उसने इलियास को तालाब छोड़ने का इशारा किया। वैभव के सामने जो हुआ वह इतना अविश्वसनीय था कि वैभव को लगा कि वैभव सपना देख रहा हूं, लेकिन ये सपना नहीं था।
वैभव को ऐसा लगा कि उसे किसी दूसरे की शरीर में स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन इसका मतलब है कि इस शरीर के पिछले मालिक की मृत्यु हो गई है। वैभव को अचानक डर लगने लगा। वैभव को जिंदा रहने का एक और मौका मिल गया, लेकिन ऐसा लगता है कि इस दुनिया में भी जीवित रहने के लिए जादू जरूरी है। अधेड़ उम्र के आदमी और उन चमकती मछलियों की बातें सुनकर ये दुनिया निश्चित रूप से वैभव को लगा कि यह पृथ्वी नहीं है जिसे वह जानता था। ऐसा लगता है कि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जो कहा, उसे देखते हुए लोग इस दुनिया में तत्वों को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर मैं किसी दिन बहुत शक्तिशाली बन सकता हूं और पृथ्वी पर लौट सकता हूं और मैं अपना बदला लूंगा, वैभव ने मन ही मन सोचा। अधेड़ उम्र के आदमी द्वारा अपना नाम पुकारे जाने को सुनकर वैभव अपने विचारों से बाहर हो गया और मंच पर चला गया, थोड़ा घबराया हुआ था। मंच पर पहुंचने के बाद वैभव तालाब के बीच में चला गया और वैभव अपनी आंखें बंद कर लीं। यदि कोई मछली मेरे चारों तरफ चक्कर लगता है तो मुझे भी कुछ लाभ या सोने की अंडा मिल सकती है, जैसे कि काल्पनिक उपन्यासों में उल्लिखित लोग हैं। फिर भी अगर यह सिर्फ भाग्य का एक मोड़ था, कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ बहुत दुखी नहीं हूँ। अगर कोई एक चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ तो वह है कड़ी मेहनत करना। मुझे बेजोड़ प्रतिभा नहीं चाहिए, और अगर मैं औसत भी हूँ तो भी मैं इसे कड़ी मेहनत से बनाऊंगा। और यहाँ शॉर्टकट भी होने चाहिए। अगर मुझे अकल्पनीय दर्द भी सहना पड़े तो मैं शक्तिशाली बनने और बदला लेने के लिए इसे सह लूंगा, वैभव ने मन ही मन सोचा। जैसे ही उन क्रूर शब्दों ने वैभव के विचारों में आया, वैभव ने अपनी आंखें खोलीं और नीचे देखा। शून्य। वैभव के आसपास एक भी मछली नहीं तैर रही थी, और इसके बजाय मछलियां वैभव से खुद को दूर कर रही थीं। फिर वैभव अपने स्थान पर लौट आया और नीले बालों वाला लड़का उदास स्वर में बोला, आह, लगता है हम दोनों को मौलिक योद्धा के कठिन रास्ते पर चलना है। मौलिक जादूगर बनने का कोई मौका नहीं है। उन शब्दों को सुनकर वैभव ने मन ही मन सोचा, अभी भी एक मौका है मेरे पास, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि इस नए शरीर की लड़के के बारे में मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। आमतौर पर मुझे इस शरीर के मस्तिष्क से यादें विरासत में मिलनी चाहिए थीं, लेकिन मुझे अपने पिछले जीवन की यादों के अलावा कुछ भी नया याद नहीं है। वैसे भी मुझे इस शरीर के योद्धा के बारे में पहले इस नीले बालों वाले लड़के से पूछना चाहिए, लेकिन मैं उसका नाम नहीं जानता। मैं अभी भाई के साथ बुलाऊंगा क्योंकि उसने भी मुझे उसी तरह बुलाया था। फिर वैभव ने उस नीले बालों वाले लड़के से कहा, अरे भाई, क्या आप मुझे योद्धाओं के बारे में और बता सकते हैं? नीले बालों वाले लड़के ने वैभव को अजीब तरह से देखा और कहा, क्या आपको बुखार है या कुछ और? हमने अपनी कक्षा में पहले ही यह सीखा है। वैभव ने नाटक करते हुए एक अजीब तरह की मुस्कान के साथ कहा, यार, मैं थोड़े भूल गया था। नीले बालों वाले लड़के ने बोलने से पहले अपनी आंखें घुमाईं और कहा, तात्विक योद्धा वे हैं जो ऊर्जा का उपयोग करके अपने शरीर को परिष्कृत करते हैं और मजबूत बनते हैं। वे मौलिक मंत्र का उपयोग नहीं कर सकते हैं जिन्हें मौलिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका उनके साथ कोई संबंध नहीं है और इसलिए वे उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। लेकिन वे जादूगर की शक्ति के खिलाफ संघर्ष करने के लिए परिष्कृत शरीर का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक शक्तिशाली मौलिक योद्धा बनने का मार्ग एक कठोर है। उन्हें अपने शरीर को मजबूत करने के लिए मौलिक रणनीति विकसित करनी होगी, जो कि वास्तव में दर्दनाक और कठिन है। नीले बालों वाले लड़के ने बोलने से पहले अपनी आंखें घुमाईं और कहा, तात्विक योद्धा वे हैं जो ऊर्जा का उपयोग करके अपने शरीर को परिष्कृत करते हैं और मजबूत बनते हैं। वे मौलिक मंत्र का उपयोग नहीं कर सकते हैं जिन्हें मौलिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका उनके साथ कोई संबंध नहीं है और इसलिए वे उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। लेकिन वे जादूगर की शक्ति के खिलाफ संघर्ष करने के लिए परिष्कृत शरीर का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक शक्तिशाली मौलिक योद्धा बनने का मार्ग एक कठोर है। उन्हें अपने शरीर को मजबूत करने के लिए मौलिक रणनीति विकसित करनी होगी, जो कि वास्तव में दर्दनाक और कठिन है। वैभव ये सुनकर कहा, क्या मैं अपने शरीर को तात्विक ऊर्जा का उपयोग करके कहाँ परिष्कृत कर सकता हूँ? यार, अपने सोच की घोड़ों को पकड़ो। हम अपने शहर की प्लेस में आत्मीयता की जांच कर सकते हैं। हम निश्चित रूप से इसे याद नहीं कर सकते। भले ही हर कोई जानता है कि एक प्रतिभाशाली ही इसे याद कर सकते हैं, लेकिन हम लोग मेहनत करें तो इसे जल्दी से याद कर सकते हैं।
नीले बालों वाला लड़के ने वैभव से कहा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अगला नाम पढ़ा, किएरा। नाम सुनते ही लोगों में कोहराम मच गया, क्योंकि लंबे गोरे बालों वाली एक खूबसूरत लड़की शान से मंच की ओर चल पड़ी। और जैसे ही लड़की ने तालाब में कदम रखा, हंगामा शुरू हो गया। नीली मछली, सुनहरी मछली और सियान मछली जल्दी जल्दी तैरकर उस लड़की की ओर बढ़ी और चमकने लगी। वे रुकने से पहले पूरे 1 मिनट तक चमकते रहे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ये देखकर हैरान था, वह अभी भी हैरानी से किएरा को देख रहा था। फिर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, किएरा, हाई ग्रेड वाटर एफिनिटी, हाई ग्रेड लाइट एफिनिटी और हाई ग्रेड एयर एफिनिटी। ऐसे मनमौजी नतीजे सुनकर भीड़ में कोहराम और बढ़ गया। हालांकि वैभव जादूगर और मौलिक योद्धा के बीच का अंतर नहीं जानता था। अरे भाई, उसे अपनी राक्षसी प्रतिभा के शीर्ष पर इतना अच्छा जादू मिला है, लेकिन वह हमारे लीग से बाहर है। चलो चलते हैं, हमें पहले अनाथालय में वापस जाना होगा, ये तय करने से पहले कि हमारे भविष्य के प्रशिक्षण के लिए किस स्थान पर शामिल होना अच्छा होगा है। मौलिक योद्धा के रास्ते पर, नीले बालों वाला लड़का ने वैभव से कहा। फिर दोनों हॉल से बाहर निकल गए। लगता है इस समय दोपहर हो गई है, वैभव ने मन ही मन सोचा। जब वैभव शहर में पहुंचा तो वह शहर को देखकर मन ही मन सोचता है कि शहर इतना उन्नत नहीं दिखता है। शहर में कोई कार या बाइक भी नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए इसका मतलब है कि ये दुनिया विज्ञान पर ज़्यादा विकसित नहीं हुई है जिसे कारों और बाइक की ज़रूरत है। हालांकि इस दुनिया में घोड़ों और कुछ अजीब जानवरों को गाड़ी खींचते देखा जा सकता है। 15 मिनट पैदल चलने के बाद वैभव और नीले बालों वाला लड़का एक अनाथालय जैसे ही पहुंचे, 9-10 साल के बच्चे दोनों की तरफ दौड़े और पूछने लगे, अरे समर्थ, कैसा रहा रिजल्ट? वैभव, क्या आपको कोई एलिमेंट मिला? नीले बालों वाला लड़का असहाय होकर बोला, रुको, सब रुको, हम दोनों को कोई भी तत्व नहीं मिला। हम श्रीमती अनुराधा के साथ बात करने जा रहे हैं कि एलिमेंटल वॉरियर ट्रेनिंग के लिए कौन सी जगह सही होगी हम लोग के लिए। जब 9-10 साल के बच्चों को पता चला कि वैभव और समर्थ को कोई भी तत्व नहीं मिला है तो वह निराश हो गए। फिर बच्चों ने दोनों को हिम्मत दी और तितर बितर होने से पहले उन्हें कुछ मिठाइयाँ दीं। वैभव और समर्थ फिर श्रीमती अनुराधा के कार्यालय चले गए। श्रीमती अनुराधा, जो अपने कार्यालय में थी, वैभव और समर्थ को देखकर कोमल स्वर में कहा, आप दोनों आज इतने दिनों के बाद कार्यालय में आए हो, ऐसा लगता है कि आप दोनों किसी जरूरी काम से कार्यालय आए हो। श्रीमती अनुराधा, हम दोनों असफल हो गए, समर्थ ने श्रीमती अनुराधा से कहा। आह, ऐसा भाग्य है। क्या आपने तय किया है कि मौलिक योद्धा के रूप में प्रशिक्षण शुरू करने के लिए किस स्थान पर पंजीकरण करना है? श्रीमती अनुराधा ने कहा। समर्थ ने कहा, नहीं श्रीमती अनुराधा, हम आपसे इस पर चर्चा करने की उम्मीद कर रहे थे क्योंकि आप इस तरह की चीज़ों के बारे में हमसे ज़्यादा जानते हैं। वैभव इस जादुई दुनिया में नया था और वैभव को इस दुनिया के बारे में कुछ मालूम नहीं था, इसीलिए श्रीमती अनुराधा और समर्थ की बातें ध्यान से सुन रहा था। समर्थ श्रीमती अनुराधा से कुछ कहता उससे पहले वैभव ने कहा, क्या हम क्लाउड फैंटेसी पैलेस में शामिल नहीं हो सकते? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। वैभव की बातें सुनकर श्रीमती अनुराधा और समर्थ दोनों ने अजीब तरह से वैभव की तरफ देखा। वैभव को लगा कि वह कुछ गलत बोल दिया है। जब वैभव श्रीमती अनुराधा की कार्यालय में आ रहे थे तब रास्ते में वैभव की दिमाग में क्लाउड फैंटेसी पैलेस बारे में याद आने लगा। वैभव नहीं जानता था कि क्लाउड फैंटेसी पैलेस आखिर क्या है और यह उससे याद क्यों आ रहे हैं। वह तो इस दुनिया में पहले कभी आया भी नहीं था जो उसे क्लाउड फैंटेसी पैलेस के बारे में याद हो। वैभव को लगा कि यह यादें इस शरीर के मालिक का होगा, यानी कि वैभव की आत्मा अभी जिस शरीर में है उस शरीर के मालिक का होगा, जो अब उसे इस क्लाउड फैंटेसी पैलेस की नाम याद आ रहा है। उसे लगा कि इस शरीर के मालिक योद्धा या एक जादूगर होगा और क्लाउड फैंटेसी पैलेस प्रशिक्षण लेने का कोई स्थान होगा। ये जानने के लिए कि क्लाउड फैंटेसी पैलेस आखिर क्या है, इसीलिए वैभव ने श्रीमती अनुराधा से क्लाउड फैंटेसी पैलेस के बारे में कहा। मैं इतना कैसे लापरवाह हो सकता हूँ जो जानकारी के बिना श्रीमती अनुराधा से कहा, कहीं मैं मुसीबत में ना पड़ जाऊँ। वैभव मन ही मन सोचा। समर्थ बेबसी से और गंभीरता से बोला, भाई तुम्हें क्या हुआ है? आपके जागने के बाद आपके दिमाग में कोई समस्या आ गया है क्या?
ये सामान्य ज्ञान है कि क्लाउड फैंटेसी पैलेस केवल एलिमेंटल जादूगरों की भर्ती करता है। समर्थ जिस वैभव को जनता था, दरअसल उस वैभव की मौत हो गई थी। जब इस नए वैभव की आत्मा पुराने वाले वैभव की शरीर में एंट्री किया तो उसकी आंखें खुल गई और उस डेड बॉडी में जान आ गई। जब पुराने वाले वैभव यानी कि उस शरीर के मालिक की मौत हो गई थी, तब समर्थ वैभव के साथ ही था। वैभव ने समर्थ से कहा था कि मैं सोने जा रहा हूं, जब मैजिक प्रशिक्षण में मेरा नंबर आ तो मुझे जगा देना। जब पुराने वाले वैभव यानी कि उस शरीर के मालिक की मौत हो गई थी, तब समर्थ वैभव के साथ ही था। वैभव ने समर्थ से कहा था कि मैं सोने जा रहा हूं, जब मैजिक प्रशिक्षण में मेरा नंबर आ तो मुझे जगा देना। संयोग भी इतना तगड़ा था कि जब समर्थ वैभव को जगाने के लिए गया तो उसी समय वैभव की आत्मा एंट्री किया और बेजान पड़े डेड बॉडी में फिर से जान आ गई। और इस डेड बॉडी में एंट्री करने के बाद नई वैभव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, और जिससे समर्थ को कुछ पता नहीं चला कि वैभव की मौत हो गई है और उस डेड में किसी और ने अपना कब्जा जमा लिया है। वैभव अजीब तरह से मुस्कुराया और कहा, क्षमा करें, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं कुछ चीज़ें भूलता रहता हूँ। वैसे भी छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दें और मुझे बताएं, क्या क्लाउड फैंटेसी पैलेस के बराबर कोई जगह है जो एलिमेंटल वॉरियर्स की भर्ती और प्रशिक्षण भी देता है? अरे यार, मैं तो आप लोगों को ये तो नहीं बता सकता कि मैं एक दूसरी दुनिया का वैभव हूँ, और आप लोग जिस वैभव को जानते हैं दरअसल उसकी मौत हो गई है। मैं तो दूसरी दुनिया से आ टपका हूँ इस डेड बॉडी में। अब मुझे सावधानी से चलना होगा, नहीं तो किसी को भी मुझ पर शक हो जाएगा, वैभव ने मन ही मन सोचा। श्रीमती अनुराधा ने पूरी गंभीरता से कहा, ऐसे कई गुट हैं जिनकी तुलना क्लाउड फैंटेसी पैलेस से की जा सकती है, जो मौलिक योद्धाओं और जादूगरों दोनों की भर्ती करते हैं। हालांकि वे बहुत दूर हैं। श्रीमती अनुराधा की चेहरा परेशान दिख रहा था और उसने आगे कहा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे पास केवल आप में से एक को भेजने के लिए पैसे हैं। श्रीमती अनुराधा की बात सुनकर वैभव को खुशी हुई, लेकिन बाद में श्रीमती अनुराधा ने जो कहा उससे वैभव की खुशी फिर से मायूसी में बदल गया। वैभव को लगा कि समर्थ को यह मौका देना चाहिए, लेकिन यह मैं नहीं हूँ, यह इस शरीर के पिछले मालिक के सच्ची रिश्ता दोनों के बीच मालूम होते हैं। या तो वे असली खून के भाई हैं या सबसे अच्छे दोस्त हैं। इससे पहले कि वैभव समर्थ और श्रीमती अनुराधा से यह मौका देने का अनुरोध कर पाता, समर्थ ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, श्रीमती अनुराधा, कृपया वैभव को यह मौका दें। वह किसी भी चीज़ में मुझसे ज़्यादा मेहनत करता है और उसका लक्ष्य मुझसे भी ऊंचा है, तो उसे यह मौका दिया जाना चाहिए। मैं बस एक गुट में शामिल हो जाऊंगा जो हमारे शहर के पास है। अगर मैं पास में कहीं शामिल हो जाऊं तो मैं अनाथालय में भी अधिक बार जा सकता हूं। ये समर्थ इतना अच्छा आदमी है, वैभव मन ही मन सोचा और कहा, धन्यवाद भाई। हालांकि मुझे नहीं पता कि इस शरीर के पिछले मालिक का क्या उच्च लक्ष्य था। मेरा लक्ष्य छोटा नहीं है, मुझे पावरहाउस बनना है और बदला लेने के लिए अपनी दुनिया पर लौटना है। लेकिन मैं अभी नहीं जा सकता, यहाँ मेरा एक दुश्मन है। ये देखते हुए कि इस शरीर के पिछले मालिक की मृत्यु कैसे हुई, एफिनिटी टेस्टिंग हॉल टाउन में पहुंचने से पहले 100% संभावना थी कि उसे जहर दिया गया था। वैभव मन ही मन सोचा। वैभव और समर्थ वापसी लौटने से पहले श्रीमती अनुराधा से थोड़ी और बात की, फिर दोनों कार्यालय से वापसी लौट गए। कमरे में प्रवेश करने के बाद वैभव समर्थ से पूछा, अरे भाई, क्या हम द एफिनिटी टेस्टिंग हॉल में पहुंचने से पहले कहीं गए थे? मुझे कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही हैं। समर्थ ने आह भरी और कहा, लगता है तुम्हारी यादों में कोई दिक्कत है। क्या आप हमारे शहर में डायन डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं? लेकिन इसमें कुछ पैसे खर्च होंगे। नहीं नहीं भाई, मुझे किसी डायन डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। कौन जानता है, मैं वैसे भी कुछ नींद के बाद ठीक हो सकता हूँ। क्या आप पहले मुझे बता सकते हैं कि हमने एफिनिटी टेस्टिंग हॉल में पहुंचने से पहले क्या किया था? वैभव ने समर्थ से पूछा। अपना अनाथालय छोड़ने के बाद हम नाश्ते के लिए अनाथालय के पास रयान इन में गए, क्योंकि हम आज वहां खाने के लिए अपने पैसे बचा रहे थे। आप ही थे जिन्होंने इस योजना को अच्छी चीजें खाने का प्रस्ताव दिया था, क्योंकि इससे परीक्षण में मदद मिल सकती है। ऐसा लगता है कि आपका बेवकूफ़ी भरा विचार काम नहीं आया। इतना कहकर समर्थ जोर से हंस पड़ा, हा 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 हा। ये बात सुनकर वैभव शर्मिंदा हुआ।
लेकिन ऐसा लगता है कि इस शरीर के पिछले मालिक को वहां खाने के दौरान सराय में जहर दिया गया होगा। वैभव की आत्मा जिस शरीर में आ टपका था, यानी कि उस शरीर के मालिक की मौत कैसे हुई थी, यही पता लगाने के लिए वैभव समर्थ से उसके बारे में पूछ रहा था, क्योंकि वैभव को लगा कि समर्थ उसका सब बेस्ट दोस्त या भाई है और दोनों साथ में ही रहता था, तो समर्थ को सब कुछ मालूम होगा कि वैभव यानी कि ओल्ड शरीर के मालिक क्या क्या करता था और मौत होने से पहले वह कहाँ कहाँ गया था। वैभव समर्थ से एक बार फिर एक सवाल पूछा, समर्थ, क्या शहर में कोई था जिससे मेरी दुश्मनी थी? जैसे कोई दुश्मन था जो मुझे मारना चाहता था। क्योंकि वैभव इस शरीर में कब्जा कर लिया था और लोग यही जानते हैं कि वह इसी दुनिया का है, क्योंकि लोगों को तो यह नहीं मालूम था ना कि वह वैभव नहीं बल्कि उसकी शरीर में किसी और की आत्मा है, इसीलिए इस शरीर के मालिक का दुश्मन उसका भी दुश्मन है। समर्थ ने पहले एक सेकंड के लिए हंसना बंद कर दिया, फिर वह और भी जोर से हंसा और बोला, भाई, आसपास के सभी लोग आपके व्यक्तित्व को जानते हैं, आपको परेशानी पसंद नहीं है, कम से कम रहता है और चुपचाप कड़ी मेहनत करता है, मैंने आपको कभी लड़ते नहीं देखा पहले किसी के साथ, इसलिए मुझे संदेह है कि कोई भी मारना चाहता है आपको, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? वैभव समर्थ पर मुस्कुराया और जवाब दिया, कुछ नहीं, ये सिर्फ मेरा एक बुरा सपना था और मुझे भी ज़्यादा याद नहीं है, इसलिए, लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। वैसे भी, तुम लेने जा रहे हो दोपहर की झपकी? ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। वैभव समर्थ पर मुस्कुराया और जवाब दिया, कुछ नहीं, ये सिर्फ मेरा एक बुरा सपना था और मुझे भी ज़्यादा याद नहीं है, इसलिए, लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। वैसे भी, तुम लेने जा रहे हो दोपहर की झपकी? ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। वैभव चीज़ों को देखने के लिए गुप्त तरीके से सराय में जाना चाहता था, क्योंकि वैभव पता करना चाहता था कि इस शरीर के मालिक यानी वैभव की मौत कैसे हुई है। जब वैभव समर्थ से सुना कि इस शरीर के मालिक यानी कि वैभव का कोई दुश्मन नहीं था और वह किसी से भी नहीं लड़ता था, फिर उसकी मृत्यु कैसे हुई? मुझे यह मत बताना कि वह किसी बेवकूफ़ी भरी बकवास के कारण मरा गया था। एक लड़की मुझसे मिलने आती है और मैं अगले दिन मर जाता हूँ। मेरे साथ जो हुआ उसे याद करके ही मैं ईश्वर की शपथ लेना चाहता हूँ। लेकिन फिर उसकी मृत्यु कैसे हुई? यदि उनकी मृत्यु भी मेरी ही तरह मूर्खतापूर्ण और क्रोधित करने वाली होती, तो यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण और घिनौना संयोग होगा। वैभव मन ही मन सोचा। वैभव फिर सराय में जाने के लिए समर्थ को विदा बोलकर निकल गया। सराय पहुंचे के बाद वैभव को पता चला कि इस सराय का नाम रेयान सराय है। फिर वैभव देखता है कि सराय इतना बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत सारे ग्राहक अंदर और बाहर जा रहे हैं। वैभव सराय के अंदर गया और मेनू को देखने लगा कि ऑर्डर करने के लिए सबसे सस्ती चीज़ें हैं या नहीं। लेकिन 2 मिनट के बाद, इससे पहले कि वैभव कुछ सस्ता ऑर्डर कर पाता, वेटर वैभव के पास आया और वैभव से कहा, क्या आप कृपया मेरे साथ बॉस से मिलने आ सकते हैं? हम बस कुछ चीज़ें साफ करना चाहते हैं और हमारे बॉस ने वादा किया कि आप उससे मिलकर संतुष्ट हो जाएंगे। अंत में, उद्धरण चिन्ह, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? जब मैंने इस समय अपना चेहरा तक नहीं दिखाया तो मुझे पहचाना भी कैसे गया? लानत है। आह, ऐसा लगता है कि मेरे पास इसके साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन वेटर के बोलने का तरीका अजीब लग रहा है। आमतौर पर उन्हें मुझे धमकी देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सौम्य और लगभग विनतीपूर्ण तरीके से बात की। मुझे अधिक से अधिक लगता है कि पिछले वैभव की मृत्यु के तरीके में कुछ गड़बड़ है। वैभव मन ही मन सोचा। फिर वैभव आहें भरते हुए खड़ा हो गया और वेटर के पीछा पीछा चलने लगा। इस वेटर को देखकर वैभव को लगा कि उसके पास एक मौका होना चाहिए और स्थिति कुछ अलग हो। अगर यह वैभव लिए एक मौका है तो वैभव सब कुछ समझे का प्रयास करेगा कि आखिर उस वेटर का बॉस उसे क्यों बुलाया है। कुछ ही देर में चलकर वैभव बॉस के ऑफिस पहुंचे। वेटर ने दरवाज़ा खोला और वैभव को अंदर जाने के लिए हाथ से इशारा किया। वैभव कार्यालय में कदम रखा, जो बहुत बड़ा नहीं था। एक मेज, उस मेज के पीछे एक कुर्सी जिस पर सराय का मालिक बैठा था, और मेहमानों के लिए मेज के दूसरी तरफ 2 कुर्सियां थीं।
सराय का मालिक खड़ा हुआ और वैभव को देखकर प्रणाम किया, फिर बोले, वैभव, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत अफसोस है। हम पूरी तरह से आपको जहर देने का इरादा नहीं रखते थे, लेकिन भोजन बदल दिए गए थे और जहरीला भोजन आप तक पहुंचा दिया गया था। हमारे सराय में आप जैसे ही खाना ऑर्डर किया था। चूंकि आप उस घातक जहर को दूर कर सकते हैं, इसका मतलब है कि आपकी पीठ के पीछे कोई है। हम ऐसे व्यक्ति को नाराज नहीं करना चाहते हैं। हमने अभी हाल ही में ये काम शुरू किया है और यह एक दुर्घटना है, लेकिन आप इस मामले को दबाने की कीमत बता सकते हैं क्योंकि आप ठीक हैं। मैं आपकी शर्तों को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। रुकना, क्या? भाड़ में जाओ। आप मुझे मारने की कोशिश की है और बोल रहे हैं कि यह एक दुर्घटना है। आप ये कैसे बोल सकते हैं कि यह एक दुर्घटना है? समीर ने सराय के मालिक से कहा। फिर समीर तुरंत एक अच्छी योजना के बारे में सोचा और अपने विचारों को इकट्ठा करने के बाद समीर आत्मविश्वासी आवाज में बात की और उपहास किया। जब मेरे गुरु ने जहर को दूर किया तो उन्होंने कहा कि यह एक उच्च स्तर का जहर है, लेकिन जब से तुमने मुझे जहर देने की हिम्मत की, मेरे गुरु ने मुझसे कहा कि वे अगले दिन सूरज को देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। बॉस के शरीर से पसीना गिरने लगा जैसे ही वह बोला, कांपते हुए, कृपया, ये हमारी ओर से एक गलती थी। क्या आप कृपया अपने गुरु से हमें क्षमा करने के लिए कह सकते हैं? मैं अपने जीवन को छोड़कर कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। मुझे संदेह है कि आपके पास कुछ भी है जो मेरे गुरु की मदद कर सकता है। चलो देखते हैं। वैभव बोलने से पहले कुछ सेकंड के लिए एक विचारशील अभिव्यक्ति को अपनाया। आप मुझे अपनी सबसे कीमती सामान क्यों नहीं दिखाते? मैं देखूंगा कि क्या वे मेरे गुरु में रुचि जगा सकता है। ये सुनकर बॉस बाईं दीवार की ओर भागने से पहले उठ खड़ा हुआ। दीवार के एक हिस्से के खिसकाने से पहले उसने इधर उधर कुछ देखा और एक तिजोरी निकला। बाद में उसने अपनी उंगली पर एक अंगूठी निकाली और उस छेद पर रख दी जो तिजोरी पर था। तिजोरी खोली गई, जिसमें 2 स्क्रॉल और एक थैली दिखाई दे रही थी। उसने उन दोनों को मेज पर रख दिया और बोला, कृपया बैठिए और इन चीज़ों की जांच कीजिए। ये मेरी सबसे कीमती सामान हैं। एक मिडिल ग्रेड एलिमेंटल आर्ट एक्वा सरपेंट है और दूसरा हाई ग्रेड एलिमेंटल टैक्टिक्स मैग्मा फिस्ट है। थैली में 2 मिड ग्रेड और 10 लो ग्रेड वाटर क्रिस्टल होते हैं। उसने उन दोनों को मेज पर रख दिया और बोला, कृपया बैठिए और इन चीज़ों की जांच कीजिए। ये मेरी सबसे कीमती चीज़ें हैं। एक मिडिल ग्रेड एलिमेंटल आर्ट एक्वा सरपेंट है और दूसरा हाई ग्रेड एलिमेंटल टैक्टिक्स मैग्मा फिस्ट है। पाउच में 2 मिड ग्रेड और 10 लो ग्रेड वाटर क्रिस्टल होते हैं। सभी सामान को देखने के बाद वैभव खुशी से नाचना चाहता था, लेकिन वैभव ने अपना संयम बनाए रखा और बोला, बेकार की सामान, वे शायद मेरे गुरु का ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे, लेकिन मैं अपने गुरु को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपके पास वर्तमान में कितने गोल्ड टेल हैं? मुझे दे दो, उनमें से आधे अभी मेरा दिन बर्बाद करने के लिए। हाँ हाँ, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। बॉस ने जल्दी से मेज की दराज खोली, 2 थैली निकाले और कहा, यह मेरी सामान का आधा है। मुझे आशा है कि आप अपने गुरु को हमें बख्शने के लिए मना लेंगे। मैं आपसे विनती करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, अब भीख मांगना बंद करो। मेरे गुरु मुझ पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं, इसलिए वे तुम्हें बख्श देंगे। ये कहकर वैभव सब कुछ मेज पर से ले लिया और उन्हें अपने पोशाक के नीचे छिपा दिया। अब मेरे लिए कुछ अच्छे भोजन लाओ, मैं अभी भूख से मर रहा हूँ। ये कहकर वैभव ऑफिस से निकल गया। भोजन करने के बाद वैभव सराय से निकल गया। अनाथालय के रास्ते पर चलते हुए वैभव हुड के नीचे मुस्कुरा रहा था। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इस शरीर के पिछले मालिक यानी कि वैभव की मृत्यु एक गलती के कारण हुई थी। वास्तव में दुखद था। मुझे आशा है कि आपको शांति और एक अच्छा अगला जीवन मिलेगा। वैभव रास्ते में खुद से ही बातें करते हुए चल रहा था। जल्द ही वैभव अनाथालय पहुंच गया और सीधे श्रीमती अनुराधा के कार्यालय में गया। वैभव कुर्सी पर बैठ गया और थैली में से कुछ पैसे निकाल लिया। श्रीमती अनुराधा, कृपया इस पैसे का उपयोग अनाथालय के लिए करें और आप समर्थ से पूछ सकते हैं कि क्या वह थंडर फायर वैली में प्रशिक्षण के लिए मेरे साथ जाना चाहता है। मैं उसे भेजूंगा। 1 मिनट रुको, तुमने क्या कहा?
श्रीमती अनुराधा वैभव को हैरानी शौक से देखने लगी, लेकिन श्रीमती अनुराधा के कुछ भी कहने से पहले वैभव अपनी बात कहकर कार्यालय से निकल गया। अपने कमरे में पहुंचने के बाद वैभव समर्थ को जगाया। अरे समर्थ, उठो, मिसेज अनुराधा तुम्हें बुला रही है। समर्थ ने कहा, क्या चल रहा है यार, मैं इतनी अच्छी झपकी ले रहा था। वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा, बस श्रीमती अनुराधा के कार्यालय में जाओ, वहां तुम्हारे लिए एक अच्छा सरप्राइज है। ये कहते हुए वैभव ने समर्थ को उसके बिस्तर से हटा दिया और कहा, जल्दी करो और जाओ। समर्थ उलझन में कमरे से बाहर निकल गया। वैभव फिर अपने बिस्तर पर लेट गया, अपना कपड़े से दोनों थैली निकाल दिया और उसे अपने तकिए के पास रख दिया। फिर वैभव सो गया। कृपया रुकें, जैसा आपने मुझसे कहा था मैंने वैसा ही किया, तो क्यों? वैभव की आंखें खुल गईं। धिक्कार है, उन कमीनों का एक बुरा सपना था जो मुझे परेशान कर रहे थे। वैभव की पिछले जीवन में उसके साथ क्या हुआ था, ये सोचकर वैभव अपने दांत पीस ली। मैं खुद की कसम खाता हूँ, जब मैं वापसी अपनी दुनिया में लौटूंगा तो उन कमीनों को एक एक करके बदला लूंगा और जिसने उन्हें आदेश दिया था मुझे मारने के लिए मैं उसे खूब कष्ट दूंगा। जैसे ही वैभव उठने की कोशिश की, एक भयानक सिरदर्द ने वैभव का स्वागत किया। और सरदर्द के साथ यादें, जो यादें वैभव की नहीं थीं। सिरदर्द कम होने से पहले 5 मिनट तक चला। अंत में वैभव को इस शरीर के पिछले मालिक यानी कि वैभव की यादें विरासत में मिली, लेकिन इसमें ज़्यादा समय लग गया था। और वैभव की सिरदर्द कम होने के बाद उसे पहले से बहुत आरामदायक महसूस हुआ। वैभव को ऐसा लगा कि यह शरीर अब वास्तव में उसका है। वैभव अपने कमरे से बाहर निकल गया और अनाथालय के मैदान में एक छोटा सा पेड़ के पास चला गया। लगता है मैं बहुत देर तक सोया रहा था। मुझे लगता है कि अब सुबह जल्दी हो गई है, और अगर मुझे ठीक से याद है तो मैं शाम को लगभग 5 बजे सो गया था। लेकिन मुझे अब पहले से बहुत आराम और अच्छा लग रहा है। ये वास्तव में अच्छा है, वैभव ने सोचा। यादों से वैभव को पता चला कि इस शरीर के पिछले मालिक ने पिछले 3 वर्षों से प्रतिदिन व्यायाम किया करता था। 13 से 16 वर्ष की आयु तक वह एक दिन छोड़े बिना व्यायाम करता था। लेकिन मैं उससे ज़्यादा व्यायाम करूंगा, सुबह 3 घंटे और रात में 3 घंटे, और मैं धीरे धीरे कठिनाई बढ़ाऊंगा, वैभव ने अपने आप से ही कहा। क्योंकि योद्धाओं को मौलिक रणनीति का अभ्यास करने के लिए एक शक्तिशाली शरीर की आवश्यकता होती है। यदि उनका शरीर उनके शरीर के माध्यम से आने वाली कच्ची मौलिक ऊर्जा को सहन नहीं कर सकता है, तो वे या तो अपंग हो जाएंगे या पूरी तरह से उसकी मौत हो जाएगी। फिर वैभव ने तब तक पुशअप्स किया जब तक कि वैभव थक नहीं गया। फिर वैभव पेड़ की एक शाखा पर लटक कर पुशअप्स करने लगा। वैभव पुशअप्स करते करते थक गया और पेड़ की शाखा से नीचे गिर गया। दर्द सहते हुए वैभव कुछ पानी पीने से पहले कुछ मिनट आराम किया। फिर प्रशिक्षण का सबसे दर्दनाक हिस्सा के बारे में वैभव सोचा और वैभव अनाथालय के एक छोटे से स्टोर रूम में चला गया और स्टोर रूम में से एक रॉड लिया और अपने पूरे शरीर पर मारना शुरू कर दिया। वैभव पहले अपने हाथों और पैरों पर रॉड मारा, फिर वैभव अपनी टी शर्ट को छाती और पेट पर मारने के लिए उतार दिया, लेकिन वैभव हैरान रह गया। धिक्कार है, मेरे बाइसेप्स भी अच्छे नहीं लगते हैं। मैंने अभी तक अपने नए शरीर को वास्तव में कभी ध्यान नहीं दिया। मैं पतला दिखता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी मांसपेशियां छिपी हुई हैं। धिक्कार है, मेरे बाइसेप्स भी अच्छे नहीं लगते हैं। मैंने अभी तक अपने नए शरीर को वास्तव में कभी ध्यान नहीं दिया। मैं पतला दिखता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी मांसपेशियां छिपी हुई हैं। फिर वैभव अपने शरीर के हर हिस्से पर वार करना जारी रखता है। मैंने आज अधिक ही व्यायाम कर लिए है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, वैभव मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा। फिर वैभव स्टोर रूम में ही लेट गया। थोड़ी देर बाद वैभव उठा और उसे पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ। फिर दर्द सहते हुए वैभव स्नानागार में नहाने चला गया। नहाने के बाद वैभव ने घड़ी को देखा और घड़ी में पहले से ही 8:15 हो चुके थे। लगता है मैंने 3 की बजाय 4 घंटे व्यायाम किया, वैभव ने सोचा। वैभव ने अपने कमरे से अपनी चीजें ले ली और रयान की सराय में कुछ अच्छा नाश्ता करने के बारे में सोचा। वैभव अपने कमरे में पहुंचकर 2 स्क्रॉल और दोनों थैली को झाड़ियों के पास एक छिपे हुए स्थान पर छिपाने से पहले कपड़े और हुड पर रख दिया,
जिसे वैभव अनाथालय के मैदान के कोने पर एक पेड़ के पीछे खोदा था। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ वैभव ने सोचा, वैसे भी मुझे रेयान इनमें खाने के लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। उद्धरण: सराय में प्रवेश करने के बाद एक कोने में जाकर बैठ गया और एक वेटर ऑर्डर लेने के लिए आया। सर, आप क्या लेना चाहेंगे? जो वेटर कल वैभव को अपने बॉस के पास ले गया था, वही वेटर वैभव के पास ऑर्डर लेने के लिए आया। बस मुझे अपने सबसे अच्छे और मज़ेदार भोजन लाओ और अपने मालिक से कहो कि उसे किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने मालिक को मना लिया है। फिर वैभव खाना खाने के बाद वह अनाथालय लौट आया। अनाथालय लौटने के बाद वैभव श्रीमती अनुराधा से मिलने के लिए कार्यालय में चला गया। वैभव को देखकर श्रीमती अनुराधा के चेहरे पर एक गंभीर भाव था और उसने पूछा, ठीक है, अब वैभव, क्या आप मुझे ये बताना चाहेंगे कि आपको इतनी सारी सोने कैसे मिली? वैभव ने एक गंभीर अभिव्यक्ति को अपने चेहरे पर लाया और बोला, श्रीमती अनुराधा, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मुझे ये सोने की सिक्के चोरी या किसी भी चीज़ जैसे गलत तरीकों का उपयोग करके नहीं मिला है। आप कह सकते हैं कि यह मुझे एक धनी परिवार द्वारा मुआवजा दिया गया था। उन्होंने मुझे दुर्घटनावश घायल कर दिया था और मुझे मुआवजे के तौर पर सोने की सिक्के दीं। श्रीमती अनुराधा ने आह भरी और कहा, मुझे आशा है कि आप सच कह रहे हैं। वैसे भी समर्थ आपके साथ थंडर फायर वैली में आ रहा है। उनकी परीक्षा एक सप्ताह में शुरू होगी और इसमें भी लगभग 6-7 दिन लगेंगे। तुम दोनों को वहां पहुंचने के लिए मैंने कल आपके द्वारा दिए गए पैसे से गाड़ी तैयार कर ली है। श्रीमती अनुराधा ने थोड़ी देर पौज लिया और दीवार पर लगी घड़ी को देखकर फिर कहा, अभी 8:47 बजे हैं और गाड़ी यहाँ सुबह 11 बजे आएगी। आप जितनी जल्दी जाएं उतना अच्छा है, क्योंकि आप इस परीक्षा को मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगली परीक्षा 6 महीने बाद आयोजित की जाएगी। कुछ और बातें करने के बाद वैभव ऑफिस से निकलकर अपने कमरे की ओर चल दिया। फिर वैभव अपने कपड़े और अन्य चीज़ें को समेटना शुरू कर दिया। मुझे अपनी सभी सामान को स्टोर करने के लिए एक और बैग की आवश्यकता होगी, वैभव ने कहा। समय भी हो गया थंडर फायर वैली में जाने के लिए। फिर वैभव और समर्थ दोनों तैयार हो गए और गाड़ी की प्रतीक्षा करने लगे। छोटे बच्चे और श्रीमती अनुराधा भी अनाथालय के मैदान में थे। बच्चे बहुत उत्साहित थे क्योंकि श्रीमती अनुराधा ने बच्चों के लिए खिलौने और मिठाई जैसी कुछ चीज़ें खरीदी थी और सभी चीज़ें साथ लेकर आए थे। वैभव ने जो पैसे उन्हें दिए थे उसी से वह सभी चीज़ें खरीदी थी। फिर अनाथालय के मैदान पर गाड़ी भी आ गई। श्रीमती अनुराधा ने कहा, वैभव, समर्थ, वहाँ जाने के बाद आप दोनों सावधानी से रहना। ये दुनिया बहुत क्रूर है, इसलिए आप दोनों को सावधानी से बाहर चलना होगा। ध्यान रखना। सभी को विदा करने के बाद वैभव और समर्थ दोनों अपने अपने बैग लेकर गाड़ी में चला गया। गाड़ी के अंदर समर्थ उदास होकर बोला, अब अनाथालय में कोई बड़ा योद्धा नहीं है और जो भी है वह सब छोटे छोटे बच्चे हैं। चिंता मत करो भाई, हम उन्हें देखने के लिए यहाँ आते रहेंगे। हमें बस मजबूत तेज होना है। अगर हम मजबूत हो जाते हैं तो हम आसानी से धन कमा सकते हैं और यहाँ भी अधिक बार आ सकते हैं, वैभव ने समर्थ से कहा। थंडर फायर वैली की हमारी इस यात्रा में कोई मुसीबत सामने नहीं आई और हम सही सलामत थंडर फायर वैली पहुंच जाए, यही आशा करते हैं, समर्थ ने वैभव से कहा। आज दोनों को अपना शहर छोड़े हुए 6ठा दिन हो गया था। हर दिन शाम को सुबह सुबह प्रस्थान करने से पहले किसी छोटे शहर में रुकते थे, क्योंकि थंडर फायर वैली की ओर जाने वाले मार्ग की योजना पहले से ही अंकल ली द्वारा बनाई गई थी, जो गाड़ी चलाते हैं। रास्ते में दोनों कई अनोखी चीजें देखीं। दोनों लोगों को रॉकेट की गति से उड़ते हुए भी देखा, जो वास्तव में मन को झकझोर देने वाला था। वो हवा की तरह आया और चला गया। फिर आज दोनों उस क्षेत्र में प्रवेश किया जहां थंडर फायर वैली स्थित थी। कुछ आवाज सुनकर वैभव और समर्थ दोनों ने परिवहन से आसमान की ओर देखा और दोनों को एक झटका लगा। आग की लपटों में घिरा एक बड़ा विशाल पक्षी थंडर फायर वैली की ओर तेजी से उड़ रहा था। दोनों ये देखकर चकित रह गया कि एक बड़ा पक्षी आग की लपटों में घिरा आसमान में उड़ रहा है। फिर आज दोनों उस क्षेत्र में प्रवेश किया जहां थंडर फायर वैली स्थित थी।
कुछ आवाज सुनकर वैभव और समर्थ दोनों ने परिवहन से आसमान की ओर देखा और दोनों को एक झटका लगा। आग की लपटों में घिरा एक बड़ा, विशाल पक्षी थंडर फायर वैली की ओर तेजी से उड़ रहा था। दोनों ये देखकर चकित रह गया कि एक बड़ा पक्षी आग की लपटों में घिरा आसमान में उड़ रहा है। वैभव की आंखों में लालसा और भाव था जब वह बोला, ये थंडर फायर वैली का प्रसिद्ध फ्लेमिंग ईगल है। घाटी के हर बुजुर्ग के पास एक ऐसा जानवर है। मुझे भी एक चाहिए और यह बहुत अच्छा लग रहा है। वैभव अपने लिए एक ऐसा जानवर पाने की इच्छा व्यक्त करते हुए समर्थ से कहा। समर्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, हम मौलिक योद्धा को अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है इससे पहले कि हम इस तरह के जानवर की सवारी कर सकें। यह मौलिक जादूगर के लिए एक अलग कहानी है। अपने उत्साह को शांत करने के बाद वैभव ने समर्थ से कहा, ताकत, जब तक हम मजबूत हैं हम चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। हमें थंडर फायर वैली में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। फिर अचानक गाड़ी रुक गई। ठीक है लड़कों, 1 मिनट के लिए बाहर आओ और थंडर फायर वैली के इस हिस्से पर एक नज़र डालें, क्योंकि नीचे टाउन में प्रवेश करने के बाद आप यह नहीं देख पाएंगे कि वास्तव में थंडर फायर वैली कितनी बड़ी है। अंकल ली की आवाज़ सुनकर वैभव और समर्थ बाहर आ गए। अंकल ली ने दोनों को विभिन्न चीज़ों के बारे में बताया और रास्ते में दोनों को उपयोगी सलाह दी, इसलिए दोनों वास्तव में उनके आभारी थे। दोनों सामने की दृश्यों को देखते हुए हैरान हो गए। मैंने सोचा, यह कोई घाटी नहीं है, यह एक भयानक ग्रांड कैन्यन है। यह इतना बड़ा और लंबा है। ये व्यावहारिक रूप से दोनों तरफ पर्वत श्रृंखलाओं वाला शहर है। मैं इसे अंत तक भी नहीं देख सकता। और घाटी के आकाश के गहरे हिस्से में बिजली के झटके से भरे काले बादल है। दूर से भी यह इतना खतरनाक लगता है। मुझे आश्चर्य है कि उस जगह पर खड़े होकर कैसा लगेगा। समर्थ ने वैभव से कहा। नज़ारा देखकर समर्थ का मुंह खुला का खुला रह गया था। अरे भाई, जरा उन सभी लोगों और इमारतों को देखो, वैभव ने समर्थ से कहा। तभी अंकल ली की आवाज़ आई। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं। 1 घंटे और यात्रा करने के बाद अंततः थंडर फायर वैली के द्वार पर पहुंच गए। फिर दोनों गाड़ी से बाहर आ गया। उन दोनों को बाहर आते देखकर अंकल ली मुस्कुराते हुए बोले, हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है बच्चों, और मैं अंदर नहीं आऊँगा क्योंकि अगर मुझे अंदर गाड़ी ले जानी है तो मुझे कुछ पैसे देने होंगे। बेशक, तुम दोनों को कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक गाड़ी या अन्य परिवहन वाहन जैसी चीज़ें लाने वालों को भुगतान करना पड़ता है। कड़ी मेहनत करो और मजबूत बनो, या आपको मेरी तरह गाड़ी चलानी होगी। अंकल ली यह कहने के बाद जोर से हंसा, हा 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 हा। अंकल ली को विदा करने के बाद वैभव और समर्थ दोनों गेट की ओर बढ़े, लेकिन गार्डों ने उन्हें रोक दिया। आपका उद्देश्य क्या है और आप अंदर क्यों जाना चाहते हैं? पहरेदारों में से एक बोला। इससे पहले कि वैभव कुछ बोल पाता, समर्थ ने कहा, हम कल से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए यहाँ आए हैं। 1 सिल्वर टेल प्रति व्यक्ति लगेगा अंदर जाने के लिए। समर्थ ने उलझन से कहा, ओह, हम अंदर चलकर जा रहे हैं, गाड़ी पर नहीं। आप पैसे क्यों मांग रहे हैं? अगर आप अंदर गाड़ी पर जाते तो हमें सिर्फ 1 के बजाय 10 चांदी की टेल देना पड़ता। अब जल्दी करो और अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो भुगतान करो, पहरेदारों ने कहा। फिर वैभव ने अपनी जेब से चांदी की 2 टेल निकाली और उन्हें उस पहरेदार के पास फेंक दिया। चांदी की 2 टेल लेते हुए पहरेदार ने कहा, ठीक है, अब आप प्रवेश कर सकते हैं। इससे पहले कि समर्थ कुछ और बोल पाता, वैभव ने उसका हाथ पकड़ लिया और अंदर घुस गया। प्रवेश करने के बाद समर्थ ने कहा, भाई, अंकल ली ने कहा था कि गाड़ी पर अंदर जाते हैं तभी उन्हें पैसे देने होते हैं, लेकिन हम तो गाड़ी पर तो अंदर नहीं आए, फिर उन्हें हम पैसे क्यों दे? समर्थ के माथे पर हाथ सहलाते हुए वैभव ने कहा, बेवकूफ़, उन पहरेदारों को स्पष्ट रूप से पता है कि हम सिर्फ बच्चे और यही देखकर वह हमसे पैसे मांगे। वह लोग जानते थे हम दोनों उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि हम चांदी की टेल का भुगतान किए बिना जबरदस्ती गेट को पास कर सकते थे? फिर वैभव की चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई और कहा, लेकिन आप मजबूत होने के बाद आप उस गार्ड को सबक सिखा सकते हैं। याद रखें, तर्क का आधार ताकत है। समर्थ को सिर हिलाते हुए देखकर वैभव ने कहा, अब चलते हैं और ठहरने के लिए एक सराय ढूंढते हैं, अब लगभग शाम हो चुकी है।
हमें एक अच्छा आराम करने के लिए जगह ढूंढनी होगी। परीक्षा शुरू होने पर हमें अपनी सर्वोत्तम परिस्थितियों में रहना होगा। कल सुबह जल्दी 1 घंटे तक घूमने के बाद आखिरकार एक अच्छी सराय मिली, जो न ज़्यादा महंगी थी और न ही ज़्यादा सस्ती और खराब। शाम के लगभग 6 बज रहे थे, इसलिए वैभव और समर्थ सराय में अपना कमरा सेट करने के तुरंत बाद अपना रोज का व्यायाम करना शुरू कर दिया। चूंकि परीक्षा सुबह 6 बजे से शुरू होने वाली थी, इसलिए वैभव ने रात के खाने और सोने से पहले केवल 2 घंटे व्यायाम किया। हालांकि समर्थ पहले ही सो गया था क्योंकि उसने केवल 1 घंटे का व्यायाम किया था। वैभव और समर्थ दोनों सुबह 5:30 बजे उठे और परीक्षा देने के लिए चल पड़े। लगभग आधे घंटे तक चलने के बाद आखिरकार दोनों परीक्षा वेन्यू पर पहुंचे। इस परीक्षा में भाग लेने की आवश्यकता बहुत सरल थी। एक की उम्र 20 साल से कम होनी चाहिए और गली के चारों ओर देखने पर लगभग 500 लोग हैं, सभी 20 से कम उम्र के थे। वैभव और समर्थ दोनों सुबह 5:30 बजे उठे और परीक्षा देने के लिए चल पड़े। लगभग आधे घंटे तक चलने के बाद आखिरकार दोनों परीक्षा वेन्यू पर पहुंचे। इस परीक्षा में भाग लेने की आवश्यकता बहुत सरल थी। एक की उम्र 20 साल से कम होनी चाहिए और गली के चारों ओर देखने पर लगभग 500 लोग हैं, सभी 20 से कम उम्र के थे। दोनों के सामने एक बड़ा सा पहाड़ था जिसमें 1000 सीढ़ियां थीं और पहाड़ की चोटी पर एक बड़ा महल था। आसपास पूछने पर दोनों को पता चला कि यह थंडर फायर वैली का बाहरी महल था। पहले से ही 6 बज रहे हैं, इसलिए परीक्षा जल्द ही शुरू होनी चाहिए और वास्तव में पहाड़ में की 1000 सीढ़ियां चढ़ना और उतरना बहुत ही कठिन है, समर्थ ने वैभव से कहा। वैभव और समर्थ देखता है कि एक व्यक्ति शांति से पहाड़ की चोटी पर महल से नीचे उतर रहा था, लेकिन वह व्यक्ति पूरी तरह से पहाड़ से नीचे नहीं उतरा बल्कि सभी को नीचे देखते हुए जमीन से 10 मीटर ऊपर हवा में तैरता रहा। व्यक्ति का चेहरा देखने पर वह 30 वर्षीय पुरुष जैसा लग रहा था। मेरा नाम दीनानाथ है और मैं इस परीक्षा की देखरेख करूंगा। पहला दौर सीधा है। आपको इन सीढ़ियों पर चलकर पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है, सरल है ना? दीनानाथ ने मुस्कुराते हुए लोगों से कहा और सभी ने अपना सिर हिलाया क्योंकि यह वास्तव में सभी को सरल लगता था। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि आसान का मतलब आसान नहीं होता। ठीक है, अब चढ़ना शुरू करो। जो 2 घंटे के बाद भी शीर्ष पर नहीं पहुंच सकते, उन्हें हटा दिया जाएगा। ये कहकर दीनानाथ वापस पहाड़ की चोटी पर उड़ गए। इसके बाद सभी लोग सीढ़ियों की ओर दौड़े और चढ़ने लगे। समर्थ और वैभव भी सीढ़ियों की ओर चढ़ने लगे। पहाड़ विशाल था और सीढ़ियां चौड़ी थीं, इसलिए प्रतियोगियों के बीच ज़्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं था। लेकिन थोड़ी ही देर में समस्याएं सामने आने लगीं। जब सभी 300 सीढ़ियां से ऊपर चढ़ने लगे तो बहुत से लोग पहले से ही थक गए थे और आगे बढ़ने पर सभी को ऐसा लगा कि वह भारी भरकम वजन अपने सर पर रखकर पहाड़ के चोटी पर चढ़ रहा है। हालांकि धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से हर कदम पर चढ़ने के लिए जिस सहनशक्ति की जरूरत थी वह बढ़ रही थी और हर कदम पर चढ़ने के बाद ऐसा लगा कि भार धीरे धीरे बढ़ रहा है और जैसे जैसे सभी हर कदम पर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वजन बढ़ता जाता है। 600वां कदम पार करने के बाद भले ही वैभव थका हुआ और भारी महसूस करने लगा था, लेकिन समर्थ उससे भी बदतर चल रहा था, लेकिन दोनों अपनी गति को समायोजित करके चढ़ते रहे। शुरुआती 500 लोगों में से कुछ लोग केवल 100 के आसपास ही समर्थ और वैभव की तरह तेजी से आगे बढ़ रहे थे। 800वां कदम पार करने के बाद केवल 80 लोग तेजी से आगे बढ़ पाए और समर्थ को कठिनाई रहा था। जब 900वें सीढ़ियां पर पहुंचे तो 1.5 घंटे पहले ही बीत चुके थे। इस समय केवल 50 लोग ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे। बंद मुंह और दांतेदार दांतों के साथ हर कोई बिना ऊर्जा बर्बाद किए चल रहा थे। एक सीढ़ी चढ़ने के कारण मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। मुझे अपने शरीर की हर एक मांसपेशी से ताकत जुटानी होगी। फिर भी मुझे 1000वां कदम पार करने का पूरा भरोसा है। लेकिन समर्थ, उसकी स्थिति उतनी आशावादी नहीं लग रही है। वैभव ने मन ही मन सोचा। एक और ध्यान देने वाली बात यह थी कि वैभव और समर्थ के अलावा जो 16 साल के थे उन्होंने पहले ही शीर्ष पर चढ़ना छोड़ दिया था और कुछ अन्य 20 वर्ष की आयु के करीब थे। और अन्य जो वैभव और समर्थ की उम्र के आसपास थे उन्होंने भी शीर्ष पर चढ़ना छोड़ दिया था।
25 मिनट के बाद 13 प्रतिभागी पहले ही पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके थे, जबकि वैभव 997वें सीढ़ी पर था और समर्थ 993वें सीढ़ी पर था और शेष प्रतिभागी वैभव और समर्थ के बीच थे। हैरानी की बात है कि 48 लोगों में से किसी ने भी हार नहीं मानी और स्थिर गति से आगे बढ़ता रहा। मैं शीर्ष पर पहुंच जाऊंगा क्योंकि समय समाप्त होने में अभी 5 मिनट बाकी हैं, लेकिन समर्थ को अपनी क्षमता को बढ़ाना होगा वर्तमान गति से। अगर उसकी क्षमता और थोड़ा भी कमी हो जाता तो वह 5 मिनट में शीर्ष पर नहीं पहुंच पाएगा, वैभव ने सोचा। 4 मिनट के बाद समर्थ को छोड़कर हर कोई शीर्ष पर पहुंच गया और 1000वां सीढ़ी पार करने के बाद वैभव को पंख की तरह हल्का महसूस हुआ, लेकिन फिर उसे थकावट होने लगा और सभी तरह वह फर्श पर गिर गया। अब केवल 1 मिनट बचा था और समर्थ 998वें सीढ़ी पर था। उसे देखते हुए वैभव ने जोर से चिल्लाया, हार मत मानो समर्थ, तुम कर सकते हो, गति स्थिर रखो, 20 सेकंड में 999वीं सीढ़ी चढ़ो ताकि तुम आखिरी कदम पर चढ़ने के लिए और आराम कर सको। समर्थ का चेहरा पसीने और थकावट से लाल हो गया था और उसका शरीर कांप रहा था। उसने वैभव की तरफ देखा और दांत पीसते हुए एक कदम आगे बढ़ा दिया। उसे 20 सेकंड से पहले 1000वें सीढ़ी पर चढ़ना था, इसलिए उसके पास अभी भी मौका था। 1000वें सीढ़ी का दबाव अधिक था, इसलिए उसे अंतिम कदम ऊपर उठाने से पहले उसे अपनी सारी ताकत लगाना होगा। पिछले 10 सेकंड में वैभव के पीछे खड़े दीनानाथ ने समर्थ को देखते हुए उल्टी गिनती शुरू कर दी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... उद्धरण चिन्ह। दीनानाथ ने उल्टी गिनती रोक दी क्योंकि वह 1000वें सीढ़ी पर चढ़ गया था। अरे भाई, तुमने ये कर दिखाया। मैंने लगभग सोचा था कि मुझे यहाँ अकेले प्रशिक्षण लेना होगा। अब मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ, वैभव ने समर्थ से कहा। हालांकि अभी कुछ ही दिन हुए हैं जब से मैं व्यक्तिगत रूप से समर्थ को जानता हूँ। यादों से मुझे पता है कि समर्थ ने हमेशा वैभव को हर अच्छी चीज़ पर प्राथमिकता दी है। ऐसा सच्चा मित्र शायद ही होता है, वैभव ने मन ही मन सोचा। ठीक है, आप में से 50 ने पहले दौर को पार कर लिया है, लेकिन थंडर फायर घाटी में प्रवेश करना पर्याप्त नहीं है। अभी भी 2 और राउंड हैं, लेकिन निश्चित रूप से आपको थंडर फायर वैली में शामिल होने के लिए केवल दूसरा राउंड पास करना होगा। तीसरा दौर जरूरी नहीं है, लेकिन दीनानाथ ने मुस्कुराहट के साथ फिर बोलना जारी रखा। ठीक है, आप में से 50 ने पहले दौर को पार कर लिया है, लेकिन थंडर फायर घाटी में प्रवेश करना पर्याप्त नहीं है। अभी भी 2 और राउंड हैं, लेकिन निश्चित रूप से आपको थंडर फायर वैली में शामिल होने के लिए केवल दूसरा राउंड पास करना होगा। तीसरा दौर जरूरी नहीं है, लेकिन दीनानाथ ने मुस्कुराहट के साथ फिर बोलना जारी रखा। लेकिन यह मत सोचो कि यह आवश्यक नहीं है, तो यह महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आप तेजी से प्रगति करना चाहते हैं तो यह वास्तव में आवश्यक है। थर्ड राउंड का परिणाम थंडर फायर वैली में आपके जांच और भाग्य को तय करेगा। वैभव के मन में हमेशा एक सवाल सताता था, जो आज एक अच्छा मौका लगता है अपनी सवाल पूछने का। फिर वैभव ने अपनी हाथ ऊपर उठाया। दीनानाथ ने वैभव की तरफ देखा और वैभव की ओर देखते हुए कहा, क्या आपके कोई प्रश्न हैं? अपना सिर हिलाते हुए वैभव ने पूछा, क्या एक मौलिक योद्धा एक मौलिक जादूगर को हरा सकता है? वैभव की प्रश्न को सुनकर दीनानाथ मुस्कुराए और कहा, मैं इसे सरल तरह से समझाता हूँ। एक मौलिक योद्धा अभ्यास नहीं कर सकता है और मास्टर एलिमेंटल मंत्र की, क्योंकि उनका तत्वों के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए उन्हें बाहरी आवश्यक ऊर्जाओं का उपयोग करके अपने शरीर को परिष्कृत करना होगा। लेकिन एक मौलिक जादूगर का अभ्यास करने के लिए तत्वों के साथ एक संबंध है, और मौलिक मंत्रों का मतलब है कि उनके शरीर में मौलिक ऊर्जा हो सकती है और उनके शरीर के अंदर मौलिक ऊर्जा पैदा हो सकती है, जिससे उन्हें एक मौलिक सागर बनाने की इजाज़त मिलती है, जो स्वाभाविक रूप से उन्हें जादुई क्षमताओं का उपयोग करने की अनुमति देती है। फिर दीनानाथ ने बोलना बंद कर दिया और अपना हाथ लहराया और अचानक उसके बगल में एक घनी आग लगने लगी, जो शेर का रूप धारण कर रही थी। कई प्रकार की मौलिक कलाएं और मंत्र हैं। कुछ ऐसे सजीव राक्षसों को आकर्षित कर सकते हैं, कुछ केवल आक्रामक हो सकते हैं, जैसे फायर रेन, फायरबॉल, लाइटनिंग डोम। कुछ सहायक हो सकते हैं, जैसे विंग्स ऑफ फायर।
दीनानाथ ने एक बार फिर हाथ लहराया, जिससे शेर गायब हो गया और उसके पीछे पंखों का एक जोड़ा दिखाई दिया। कुछ सेकंड के बाद दीनानाथ ने आग के पंखों को बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहा, ये सभी चीजें जो मैंने बोली और मैंने अभी आपको दिखाया, मौलिक योद्धाओं द्वारा नहीं किया जा सकता। आखिरी बात सुनकर वैभव को ऐसा लगा जैसे दीवार पर वह सिर पीट रहा है। एक मौलिक योद्धा और एक मौलिक जादूगर के बीच का अंतर इतना बड़ा, वैभव को लगा। फिर वैभव दीनानाथ की ओर देखते हुए बोला, क्या मैं एक मौलिक जादूगर नहीं बन सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। दीनानाथ ने हंसते हुए कहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक मौलिक जादूगर नहीं बन सकते, सिर्फ इसलिए कि आपका किसी तत्व के साथ संबंध नहीं है। यदि आप एक मौलिक जादूगर बनना चाहते हैं तो यह वास्तव में आसान है। वैभव ने फिर पूछा, कैसे? एक मौलिक आत्मीयता कैसे प्राप्त करें? एलिमेंटल एफिनिटी हासिल करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, जो सबसे सुरक्षित तरीका भी है, वह है एफिनिटी पिल खाना। दुनिया में कई अजूबे हैं और उनमें से एक एलिमेंटल सोर्स है। उदाहरण के लिए, हमारी थंडर फायर वैली में फायर एलिमेंटल सोर्स और थंडर एलिमेंटल सोर्स, हमारे अल्केमिस्ट इन स्रोतों का उपयोग थंडर एलिमेंट और फायर एलिमेंट की एफिनिटी पिल्स बनाने के लिए करते हैं, जो उन्हें खाने वाले को थंडर और फायर की एलिमेंटल एफिनिटी दे सकते हैं। लेकिन स्रोत दुर्लभ हैं और इसलिए गोली की कीमत एक ऐसी चीज़ है जिसे एक अनुभवी तात्विक जादूगर भी नहीं खरीद सकता है। ऐसी गोलियों की केवल मांग है और कोई बाजार नहीं है। दीनानाथ ने वैभव से कहा, ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपना पूरा जीवन पैसा इकट्ठा करने में लगा दिया तो भी मैं इसे खरीद नहीं पाऊंगा। वैभव ने मन ही मन सोचा और कहा, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा रास्ता बहुत खतरनाक है, जिससे आप सभी गुजर रहे हैं, एक मौलिक योद्धा का पथ। रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए दीनानाथ ने अपनी बात जारी रखा, आप जानते हैं, हमारे थंडर में एक भी मौलिक योद्धा नहीं है फायर वैली, क्योंकि मौलिक योद्धा के इस पथ पर चलने वालों के लिए केवल दो परिणाम हैं। एक, आप मर जाते हैं, और दो, आप एक मौलिक विशेषज्ञ बन जाते हैं जो एक सामान्य मौलिक जादूगर की तुलना में अधिक शक्तिशाली अस्तित्व है। वाह! देखते ही देखते सभी 50 लोगों के बीच हंगामा शुरू हो गया और ये शब्द सुनकर वैभव भी भौंचक्का रह गया, जिसने वैभव को झटका देने के साथ साथ उत्साहित भी किया। लेकिन सभी ने सोचा, अब ये क्या है, लेकिन किस लिए? उद्धरण। सभी को चुप होते देख दीनानाथ ने आगे कहा, लेकिन पिछले 100 वर्षों में केवल 11 लोग ही हमारी थंडर फायर वैली में एलिमेंटल स्पेशलिस्ट बने। उन्हें एलिमेंटल स्पेशलिस्ट कहा जाता है क्योंकि अब सक्षम मास्टर एलिमेंटल आर्ट्स के ऊपर उनके शरीर भी परिष्कृत हैं, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। प्रत्येक मौलिक जादूगर एक मौलिक विशेषज्ञ बन सकता है यदि वे चाहते हैं, जबकि मौलिक योद्धा या तो मर जाते हैं या मौलिक विशेषज्ञ बन जाते हैं। इन क्रूर शब्दों को सुनकर सभी का मूड खराब हो गया, लेकिन वैभव परेशान नहीं हुआ। जब तक मौका है मैं इसे समझ लूंगा, वैभव ने सोचा। ठीक है सब लोग, दूसरा राउंड 5 घंटे में शुरू होगा। आप सभी उन कॉटेज में आराम कर सकते हैं। दीनानाथ ने बाईं ओर एक क्षेत्र की ओर इशारा करते हुए कहा, 5 घंटे के बाद हम दूसरे राउंड के लिए महल में प्रवेश करेंगे। फिर सभी आराम करने के लिए कॉटेज की ओर चल पड़े, क्योंकि पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के इतने गहन संघर्ष के बाद हर कोई अपनी शक्ति खर्च कर चुका था, अब वह आराम करना चाहता था। जब वे अपने कॉटेज के अंदर आराम कर रहे थे, तब दीनानाथ की आवाज़ तेज होने के कारण सभी को जगा दिया और 5 घंटे बीतने में ज़्यादा समय भी नहीं लगा। आवाज़ सुनकर कुछ ही देर में सभी बाहर आ गए। ये देखकर कि हर कोई तैयार था, दीनानाथ ने सभी प्रतिभागियों को दूसरे दौर के लिए महल में ले आया। दूसरा दौर भी बहुत सरल है, आप सभी को 5 मिनट के लिए 2 क्षेत्रों में रहना होगा। दीनानाथ ने सभी को बड़े महल के अंदर ले जाने के बाद कहा, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अपने विचारों को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।